हेलो दोस्तों। आज फिर से मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट हिस्ट्री का क्लास नाइन्थ का लेकर आया हूँ। फ्रांस की क्रांति। किसकी क्रांति? फ्रांस की क्रांति। तो इसको आप लोग अच्छा से पढ़िएगा, नोट्स के साथ है, और चैप्टर वाइज आएगा इंशाल्लाह पूरा चैप्टर, और आप लोग देखिएगा पूरा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस 1789 में फ्रांस की क्रांति शुरू हुई। तो फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? 1789 में। ठीक है, यह जो शुरू किया गया था मध्य वर्ग द्वारा शुरू की गई घटना की श्रृंखला ने उच्च वर्गों को झकझोर दिया। मतलब यह जो है मध्य वर्ग के लोग शुरू किए थे इस घटना को। किसके खिलाफ? उच्च वर्ग के लोगों के खिलाफ। जो फ्रांस में उच्च लोग वर्ग के लोग थे उसके खिलाफ ये क्रांति, फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। ठीक है, मध्य वर्ग के लोग शुरू किए थे, उन लोग को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ्रांस से क्रांति था। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं हम लोग। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, सबका एकदम देख देख कर नोट्स बनाइएगा पूरा कंप्लीट। उसके बाद लोगों ने राजशाही के कुर शासन के खिलाफ विद्रोह किया। मतलब ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था किसके विरुद्ध हुआ था? राजशाही। जहाँ राजा का मतलब राजा लोग अपना शासन करा तो उसी को राजशाही। और इसका शासन जो था कैसा था? कुर था। ठीक है, के खिलाफ अपना क्या किया था? विद्रोह शुरू किया था। इस क्रांति ने स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता के विचारों को सामने रखा। मतलब यह क्रांति जो था स्वतंत्रता की, सब स्वतंत्र है, सब समान है, सब बंधुत्व है, इसके इस विचार को रखा सामने जब यह क्रांति शुरू की गई थी। ठीक है, उसके बाद है दूसरा पॉइंट है कि दूसरा पॉइंट यह है कि क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो याद रखिए, ये जुलाई फ्रांसीसी क्रांति जो शुरू हुआ था तो 14 जुलाई 1789 में हुआ था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 14 जुलाई 1789 को कहाँ से शुरू हुआ था? बास्तिल के किले से। बास्तिल के किले से शुरू हुआ था। ठीक है, बास्तिल के किले से। मतलब फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? तो 14 जुलाई 1789 में। और कहाँ से शुरू हुआ था फ्रांस में? तो बास्तिल। कहाँ से? बास्तिल से, कि बास्तिल के किला से। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये है कि बास्तिल के किले से सभी को नफरत थी। बास्तिल का जो किला था वो किस किले से सबको क्या था? नफरत था। क्या था? नफरत था। ठीक है, बास्तिल किले। क्योंकि बास्तिल के किले का सम्राट की निरंकुश शक्तियों को का प्रतीक था। मतलब वह किला जो था, जहाँ का जो सम्राट था उसके निरंकुश शक्ति, जो शक्ति उन लोगों का बादशाह के पास होता है, पावर होता है, उसका क्या था? ये एक प्रतीक था, निशान था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और नोट्स इसी तरीका से रहेगा, आप लोग अपने से कॉपी में उतारिएगा, नोट्स को पढ़िएगा, सब कुछ याद कीजिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है 14 जुलाई 1789 को कु- क्रुद्ध भीड़ ने बासितिल किले को तोड़कर तोड़ दिया। मतलब बासिल का किला जो था, उस दिन क्रांति शुरू हुआ था, उसी दिन उसको क्या कर दिया? वहाँ की भीड़ ने उसको तोड़ दिया। और वहाँ जो राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया। मतलब उस किला में जो राजनीतिक कैदी थे उन सबको क्या कर दिया गया? वहाँ से रिहा कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब आगे का पॉइंट फिर पढ़ते हैं। चलिए उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के कारण। मतलब फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हुआ था तो इसका कारण क्या था? ठीक है, इसका कारण क्या था? तो उसी कारण के बारे में पढ़े। तो पहला कारण क्या था? सामाजिक कारण। मतलब समाज के अंदर कुछ ऐसा बात था, कारण था, जिसकी वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। ठीक है, तो सामाजिक कारण क्या क्या था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सामाजिक कारण में था पहला जो था समाज का समाज का वर्गों में बटा होना। मतलब समाज तो था, कई वर्गों में बटा हुआ था ये कारण था सामाजिक में। और उसके बाद एक कारण था
सामाजिक विभेद मतलब सामाजिक विभेद मतलब खंड, समाज का जो खंड था, ठीक है, अलग अलग भाग था, खंड जिसको कहते हैं वो था। और उसका एक था मध्य वर्ग का उदय, मध्य वर्ग का उदय भी था कि मध्य वर्ग आगे बढ़ रहा था, मध्य वर्ग का उदय हो रहा था, तो यह कारण भी था। उसके बाद दूसरा कारण है फ्रांसीसी क्रांति होने का कारण कि राजनीतिक कारण भी था। कैसा कारण? राजनीतिक कारण भी था। तो राजनीतिक कारण में जो था, राजनीतिक कारण जो था उसमें क्या था? उसमें यह था कि अयोग्य शासन, जो शासन चला रहा था वो अयोग्य था, ठीक है। दूसरा क्या था राजनीतिक कारण कि फ्रांसीसी क्रांति होने का? विशेष अधिकार। विशेष अधिकार का मतलब होता है कोई ऐसा वर्ग जिसको अनेक सुविधा दिया जाए, ठीक है, मतलब उसको अलग से अलग तरीका का सुविधा दिया जाए, हर सुविधा उसको मिले, ठीक है, उसे विशेष अधिकार कहते हैं। तो यह कारण था। उसके बाद तीसरा कारण है तीसरा कारण है तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण में क्या आ जाता है कि तत्कालीन लुईस 16वां का नया कर लागू करने का प्रस्ताव। तो तत्कालीन कारण में एक कारण आ जाता है कि लुईस 16वां जो था वह एक कर लगाया था, नया तरीका का कर लगाया, कर जिसको टैक्स कहते हैं, कर लगाने का प्रस्ताव लाया था, तो यह भी कारण था। उसके बाद चौथा क्या है? आर्थिक कारण। कैसा कारण? आर्थिक कारण भी था। तो आर्थिक कारण में जो आता है, तो कौन कौन था आर्थिक कारण में? आर्थिक कारण में था लगभग 12 अरब लिब्रे का कर्ज, मतलब शासन जो चला रहा था उस पर कितना? 12 अरब का लिब्रे का कर्ज बन गया था। और उसका खाली राजकोष जो हो रहा था, क्या हो रहा? खाली होता जा रहा था। यह भी कारण था। राजकोष मतलब राजा जो चला था उसके अंदर जो पैसा वैसा जमा रहा था उसी को कहते हैं राजकोष। तो उसके अंदर पैसा खाली हो रहा था। जीविका संकट उसमें आ गया था। कैसा संकट? जीविका संकट आ गया था। और कर व्यवस्था, जैसे अभी हम बताए थे ना, लुईस 16वां एक कर व्यवस्था लाया था, तो कर व्यवस्था की वजह से भी फ्रांसीसी क्रांति क्या हुआ था? शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक और कारण है सुधारकों एवं विचारकों का प्रभाव। मतलब वहाँ कुछ ऐसे आदमी थे जो सुधारकों एवं विचार अपना देते थे, जिससे प्रभावित होकर लोग फ्रांसीसी क्रांति शुरू किया था। तो उसमें क्या था? रूसो था। कौन था? रूसो था, मिराबियो था, और आबे शिया था। क्या था? आबे शिया था। आबे शिया था। तो ये सब यही कारण था, क्या? फ्रांसीसी क्रांति होने का कारण यही था, आबे शिया था, ठीक। तो अब बात करते हैं हम लोग, अगला टॉपिक का नाम है फ्रांसीसी क्रांति के कारण, फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण। कौन सा कारण? सामाजिक कारण के बारे में अब हम लोग बात करते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में सामाजिक कारण क्या था फ्रांसीसी क्रांति होने का। तो 18वीं शताब्दी के दौरान, कौन सी शताब्दी? 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज, कौन समाज? फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। कितने वर्गों में फ्रांसीसी समाज विभाजित था? 3 वर्गों में बटा हुआ था, ठीक है। पहला वर्ग जो है, पहला वर्ग है पहला प्रथम प्रथम स्टेट। तो प्रथम स्टेट में कौन कौन आते थे? जिसमें चर्च के पादरी आते थे, जिसमें चर्च के पादरी आते थे, ठीक है। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? चर्च के पादरी लोग आते थे। जो पादरी थे वही प्रथम स्टेट में आते थे। द्वितीय स्टेट इसका क्या है? तो द्वितीय स्टेट में जिसमें फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग आता था। तो द्वितीय स्टेट में अगर पूछे कि फ्रांसीसी क्रांति के कौन से वर्ग आते थे? कुलीन वर्ग। अब प्रथम स्टेट में कौन आते थे? पादरी वर्ग आते थे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम तृतीय स्टेट की। तो तृतीय स्टेट की अगर हम बात करेंगे, तो तृतीय स्टेट में जिसमें बड़े व्यापारी, जो उस फ्रांस में बड़े व्यापारी थे वो लोग आते थे, व्यापारी लोग आते थे, अदालती लोग जो आते थे, कर्मचारी आते थे, वकील आते थे, किसान आते थे, कारीगर, भूमिहीन मजदूर, ये सब जो आते थे किस वर्ग में आते थे? तो तृतीय स्टेट मतलब तृतीय वर्ग में आते थे, ठीक है। याद रखिएगा, प्रथम वर्ग में कौन आते थे? प्रथम वर्ग में प्रथम वर्ग में कुलीन आते थे, पादरी लोग आते थे। द्वितीय वर्ग में मतलब द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे। और तृतीय में तो आप लोगों ने देख ही लिया क्या आता है, बड़े व्यापारी आते थे, अदालती लोग आते थे, ये सब आते थे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लगभग 60% जमीन, कितना परसेंट? 60%, 60% जमीन जो है कुलीन वर्ग का था।
जमीन पर कुलीन वर्ग रहते थे। कौन सा वर्ग? 60%, 100% में तो 60% कुलीन वर्ग रहते थे, और बाकी चर्च और तीसरी एस्टेट अमीरों का अधिकार था। बाकी जो जगह था उस पर तीसरी एस्टेट चर्च और तीसरी एस्टेट अमीर का अधिकार था। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइथ। टाइथ क्या है? टाइथ वर्ड सुनिएगा, टाइथ। टाइथ कौन सा, क्या टाइथ का मतलब क्या होता है? तृतीय स्टेट से चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर, मतलब टैक्स। कर कहते हैं टैक्स को। तो चर्च द्वारा जो तृतीय स्टेट से कर वसूला जाता था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइथ। क्या बोलते हैं? टाइथ कहते हैं। तो अगर टाइथ बोले क्या कहते हैं, तो कहना एक तरह का कर है जो तृतीय स्टेट से वसूला जाता था। और कौन वसूलता था? तो चर्च लोग वसूलते थे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइल्स के बाद टाइल। क्या एक वर्ड आता है? टाइल। तो टाइल क्या है? टाइल किसको कहते हैं? तो टाइल हम उसको कहते हैं तृतीय स्टेट से सरकार द्वारा, तृतीय स्टेट से, किस स्टेट से? तृतीय स्टेट से सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स। मतलब सरकार द्वारा जो तृतीय स्टेट से वसूला जाता था उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टाइल कहते हैं। उस टैक्स को क्या कहते हैं? टाइल। और चर्च द्वारा तृतीय स्टेट उछाला जाता तो उसको टाइड कहते थे। और टाइल किसको कहते हैं? सरकार द्वारा वसूला गया जाने वाला टैक्स। ठीक है। तो इसके बारे में बात कर दी। उसके बाद अगला है प्रथम दो स्टेट पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों को जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त थे। मतलब फ्रांस में दो स्टेट था जिसका प्रथम स्टेट पादरी है। प्रथम स्टेट में जो पादरी लोग आते थे और कुलीन वर्ग जो आते थे उनका जन्म से ही उन सबको एक विशेष प्रकार का अधिकार था। ठीक है। जैसे राज्यों को दी जाने वाले कर से छूट, मतलब राज्य सरकार जो राज्य है वो जो कर वसूला जाता था, तो प्रथम स्टेट मतलब पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग जो है इन सब टैक्स से, कर से छूट थे कि यह लोग टैक्स या कर नहीं देंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला पॉइंट, राज्य के सभी टैक्स केवल तृतीय स्टेट द्वारा वहन किए जाते थे। मतलब राज्य का जो जितना भी कर था, राज्य के सभी टैक्स कर, मतलब जो भी राज्य कर वसूलता था वह कौन सा स्टेट से लेते थे? तृतीय स्टेट द्वारा। किससे? तृतीय स्टेट से वहन कर किए जाते थे। मतलब राज्य से जो टैक्स लिया जाता था, राज्य जो टैक्स ले जमा करता था वह तृतीय स्टेट से लेता था। और इससे पहले आप लोग को हम बताए थे कि राज्य जो कर वसूलता है तो छूट था किसको? कुलीन वर्ग को और पादरी वर्ग को, मतलब प्रथम और द्वितीय को छूट था। राज्य टैक्स उससे नहीं प्राप्त करते थे, उन लोग को छूट था। लेकिन तृतीय स्टेट को छूट नहीं था, उसी से यह लोग टैक्स लेते थे। ठीक है। हेलो दोस्तों, आज फिर से स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा टॉपिक का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण यह स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्या नाम है? आर्थिक कारण। जब फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हुआ था इसका आर्थिक कारण क्या था? क्यों? कौन सा कारण? आर्थिक कारण याद रखिएगा। ठीक है। आर्थिक कारण हम लोग स्टार्ट करते हैं और अच्छा से देखिएगा। आर्थिक कारण भी इम्पोर्टेंट है। अगर पूछे क्वेश्चन में कि फ्रांसीसी क्रांति में आर्थिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था? ठीक है। तो पहला है निर्वाह का संकट। निर्वाह का संकट। तो पहला क्या है? निर्वाह का संकट। देखिए फ्रांसीसी क्रांति में 1715 में लगभग 2.3 करोड़, मतलब 2.3 करोड़ बढ़कर 1789 में 2.83 करोड़ हो गया। 2.8 करोड़ हो गया। तो आज जनसंख्या बढ़ गया। ये भी एक कारण था कि जनसंख्या बढ़ने से फ्रांसीसी का आर्थिक पर प्रभाव पड़ा, जिससे फ्रांसीसी क्रांति हुई। उसी में दूसरा है अनाज उत्पादन। कौन सा उत्पादन? अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी से तेजी बढ़ गई। अनाज उत्पादन में क्या हुआ? काफी तेजी से बढ़ गया। ऑफकोर्स भाई, जब जनसंख्या बढ़ेगा, जब क्या बढ़ेगा? जनसंख्या बढ़ेगा। तो जनसंख्या अगर बढ़ेगा तो उसमें जो है उसकी तुलना में जब जनसंख्या बढ़ेगा तो अनाज उत्पादन भी ज़्यादा चाहिए, तभी ना जनसंख्या पूरा सबको मिल पाएगा सर। इसीलिए तो उसके काफ़ी क्या हुआ? अनाज की काफ़ी मांग होने लगी। इसके अधिकांश कुछ मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत
तेजी से वृद्धि हुई। मतलब मुख्य खाद्य में पाव रोटी की कीमत क्या हुआ, जो पाव रोटी लोग खाता था फ्रांसीसी, उसमें काफ़ी क्या हुआ, वृद्धि हुआ। ठीक है। उसके बाद क्या है, अधिकतर कामगार कारखाने मजदूरी करते थे। मतलब अधिकतर कामगार कारखानों में क्या होता था, मजदूरी करता था, मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। मतलब जिस कारखाना में ये लोग काम करते थे, उसी कारखाने में मजदूरी कौन तय करता था, वहाँ का मालिक करता था। वहाँ का कौन करता था, मालिक करता था। लेकिन मजदूरी महंगाई दर से नहीं बढ़ रही थी। मतलब महंगाई तो बढ़ रहा था लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ रहा था। इसके फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी हो गई। मतलब अमीर और गरीब में क्या हुआ, दूरी बहुत ज़्यादा होने लगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है स्थितियों तब और बदतर हो गई। मतलब स्थितियां तब और बदतर हो गई जब सूखे अकाल के प्रकोप आए। कैसा अकाल, प्रकोप आए से पैदावार गिर जाती थी। मतलब सूखा पड़ जाता था या ओले पड़ जाते थे तो उसकी वजह से पैदावार क्या हो, गिर जाती थी। मतलब ना के बराबर पैदा होता। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था, जो जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांसीसी में काफ़ी आम थे। यह क्या था, जीविका का मतलब होता है खाना पीना, ये सब पर क्या होने लगता है, संकट आने लगता है उस समय। तो इससे यह चीज़ क्या था, फ्रांस में आम था कि ये संकट आना। ठीक है। इससे खदान की कमी और जीवन में निर्वाह संकट पैदा हो गया। इससे क्या हुआ, खदान में कमी आ गई, जीवन निर्वाह करना क्या होगा, संकट पैदा होने लगा, जो पुराने शासन के दौरान बार बार होने लगा। और यह चीज़ क्या हुआ, यह संकट जो था, तो जो शासन चल रहा था पुराने में, उस शासन पर यह चीज़ बार बार होने लगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को बता रहे हैं जिसमें है फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण। अब फ्रांसीसी क्रांति का राजनीतिक कारण क्या था, इस पर आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा। ठीक है। आप लोग को बताए थे कि मध्य वर्ग होता है। कौन सा वर्ग होता है, मध्य वर्ग होता है, जिसमें क्या था, वकील था, शिक्षक था, लेखक था, विचारधारा ये लोग थे, आते थे। तो जन्म आधारित विशेष अधिकार पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। तो आप लोग को बताए थे ना, हम 3 मध्य वर्ग बताए थे। तो तीनों वर्ग में दोनों वर्ग को क्या मिलता था, विशेष अधिकार मिलता था जन्म पर। तो उस पर ये लोग क्या क्या सवाल उठाने लगा कि क्यों उन लोग को विशेष अधिकार ही क्यों मिले, हम किसी को नहीं मिलना चाहिए, सब एक दूसरे में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर उन लोगों को विशेष अधिकार मिलेगा तो हम लोग को भी मिले। तो यह सवाल वो लोग उठाना स्टार्ट कर दी। ठीक है, उस पर सवाल उठने लगा। तब उसके बाद मध्य वर्ग का क्या हुआ, मध्य वर्ग वाले 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा जाता है। 18वीं सदी में क्या हुआ, मध्य वर्ग वाले सामाजिक समूह बन के उदय हुआ। ठीक है। इन सब चीज़ का क्या करे, बायकॉट करने लगे कि ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद उभरते मध्य वर्ग ने विशेष अधिकार को अंत की कल्पना की। मतलब वो जो विशेष अधिकार हम बताए थे आप लोगों को पीछे कि विशेष अधिकार मिलता था उसको जन्म से ही, तो उनको अंत करने का ये लोग क्या किया, कल्पना किया। उसके बाद जिसने जिसने ऊनी तथा रेशमी वस्त्र उत्पादन के बल पर संपत्ति की अर्जित की। और ये लोग किससे अपनी संपत्ति पर अर्जित हुआ, तो रेशमी ऊनी तथा रेशमी वस्त्र से उत्पादन की वजह से ये लोग अर्जित हुए थे। ठीक है, इसको संपत्ति अर्जित हुआ था। उसके बाद यह सभी पढ़े लिखे होते थे। मध्य वर्ग के लोग क्या होते, पढ़े लिखे होते थे। इनका मानना था कि समाज किसी समूह के पास जन्म विशेष कर अधिकार नहीं होना चाहिए। इसका मध्य वर्ग के लोगों का मानना था किसी भी समूह को, किसी भी समाज को विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मध्य वर्ग के बारे में कुछ बातें थी, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं लुईस 16वां की। ठीक है, ये एक राजा था लुईस 16वां के बारे में कुछ पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। उसके बाद इसमें है 1774 में लुईस 16वां फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ। लुईस, अगर क्वेश्चन आए कि लुईस 16वां कब आसीन हुआ था, लुईस 16वां कब आसीन हुआ था अब गद्दी पर, फ्रांस की गद्दी पर, तो 1774 में आसीन हुआ था। वह फ्रांस के
वह फ्रांस के बुर्वी राजवंश से था। तो लुईस 16वां कौन सा वंश से था? तो वो लुईस 16वां था, कौन सा वंश से था? लुईस 16वां था बुर्वी राजवंश का राजा था, ठीक है। और विवाह उसका विवाह जो हुआ था, एक मिनट, उसका विवाह जो हुआ था ऑस्ट्रिया के राजकुमारी मेरी एन ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था। उसके बाद राज्य उसके बाद है राज्यारोहण के समय उसकी राजकोषी खाली हो गई। जब शादी और हुआ तब उसके बाद उसका क्या राजकोष, मतलब उसका खजाना जो था, जहाँ पैसा रखा होता, वह धीरे धीरे क्या होने लगा, खाली होने लगा। इसका निम्नलिखित कारण है। इसका कारण क्या है? कारण को देखिए, लंबे युद्ध के कारण वित्तीय संसाधनों को का नष्ट होना। मतलब जब युद्ध लंबा चलता है तो उसमें पैसा वैसा, वित्तीय संसाधन बहुत ज्यादा खर्च होता है, नष्ट होता है, ठीक है। पूर्ववर्ती राजाओं की शासनों शौकत पर फजूल खर्ची, मतलब क्या था? फजूल खर्ची भी था। क्या था? फजूल खर्ची था। उसके बाद है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करना। मतलब उसका राजकोष खाली होने का कारण क्या है? कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन के खिलाफ सहायता किया था। क्या किया था? सहायता किया था। तो सहायता अगर करेगा तो उसमें तो पैसा लगेगा, तो इसकी वजह से भी उसका राजकोष क्या होने लगा? धीरे धीरे खाली होने लगा। उसके बाद है जनसंख्या का बढ़ना और जीविका का क्या होना? संकट होना। मतलब खान पान में क्या होना? रोटी वोटी ये सब का, अनाज का संकट आना। तो जनसंख्या जब बढ़ेगा तो अनाज में कमी आएगी, खान पान में कमी आएगी। तो उसका भी क्या था? ये भी एक कारण था। लुईस 16वां, ठीक है, ये जितना भी पॉइंट था लुईस 16वां के बारे में था, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेगा। एक छोटा नोट्स बनाइएगा, लुईस 16वां के बारे में आए तो लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन है, लुईस 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? तो 1774 में बैठा। और वह किस राजवंश से था? तो कौन सा राजवंश था? बुर्वी बुर्वी, वो मानिएगा बुर्वी राजवंश से था, ठीक है। उसका विवाह किससे हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी मैरी एंटोइनेट से हुआ था, ठीक है। इतना पॉइंट को जरूर ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा। और ये जो कारण हम लिखा, ये कारण, ये कारण जब वो बैठा था तो उसके राजकोष में क्या हुआ? पैसा की, वित्तीय की जरूरत पड़ने लगी, खाली होने लगा। तो ये कारण था उसका, ठीक है। क्वेश्चन आए कि लुईस 16वां का राजकोष खाली होने लगा, उसका कारण क्या था? तो ये 4 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है फ्रांस फ्रांसीसी क्रांति फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। मतलब फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई फ्रांसीसी सम्राट लुईस 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई, ठीक है। एक बैठक बुलाया था, स्टेटस जनरल की बैठक हुआ था। उसमें एक नया कर ये ला दिया। क्या ला दिया? नया कर का प्रस्ताव रख दिया, ठीक है। प्रस्ताव रख दिया था कब? 5 मई 1789 में। किसान औरतों और कारीगरों का सभी प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायत एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे उनके प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। मतलब किसान की तरफ से कोई प्रतिनिधि था, तो इस बैठक में ये लेकर इतने पत्र को गए थे। स्टेटस जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। मतलब स्टेटस जनरल जो था उसके नियम के अनुसार बैठक जहाँ हुआ था, तो उसके नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का क्या था? अधिकार था। उसके बाद है नेक्स्ट, इसी में है। उसके बाद है
कि जिस व्यक्ति ने नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार किया था, जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरी फ्रांसीसी आंदोलन हो रहा था, उधर आंदोलन हो रहा था, ठीक है। इधर असेंबली में संविधान का प्रारूप तैयार हो रहा, उधर क्या हो रहा, आंदोलन हो रहा था। कड़ाके के ठंड के कारण फसल खराब हो गई, जिस पाव रोटी की कीमत आसमान छू रही थी। अब फसल खराब होगा तो पाव रोटी की कीमत क्या होगा, आसमान छुएगा। बेकरी मालिक इस स्थिति का फायदा उठाते जमाखोरी में लग गए। अब बेकरी जो पाव रोटी बनाता है वह इस स्थिति का फायदा उठाएगा, पाव रोटी की कीमत ऊपर जाएगी, पाव रोटी की कीमत कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो बेकरी मालिक के पास भी पैसा क्या जाएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा, उसके पास भी पैसा जमा होगा, तो इसमें जमाखोरी में वो लग गया। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दुकान पर क्या बोल दिया, धावा बोल दिया। अब वहाँ गुस्साया हुआ था सब, क्रांति चल रहा था, फ्रांस की क्रांति, आंदोलन चल रहा था। तो अब घंटों इंतजार के बाद उन लोगों को क्या हुआ, अचानक औरतों को गुस्सा आ गया। औरतों को क्या हो गया, गुस्सा आ गया। तो उस दुकान पर क्या बोल दिया, धावा बोल दिया। उसके बाद है दूसरी तरफ सम्राट ने पेरिस प्रवेश करने का आदेश दे दिया। मतलब पेरिस में प्रवेश सेना को, किसको, सेना को, पेरिस में सेना को, यहाँ याद रखिएगा, सेना को प्रवेश करने का आदेश दे दिया, ठीक है। सम्राट सेना को प्रवेश करने का आदेश दे दिया। 14 जुलाई को बास्तील 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोलकर उसने नस्तनाबूद कर दिया, ठीक है। मतलब भीड़ जो था बास्तील पर धावा बोल दिया, ठीक है, बास्तील पर धावा बोल दिया और बोलकर उसको क्या क्या खत्म कर दिया, नस्तनाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव या अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिक ने भीड़ लुटेरा बुलाया है, जो पक्की फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। कई जिलों में डर से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों से ग्रामीण इलाकों पर आक्रमण कर दिया। मतलब कि कोई इलाका अफवाह फैला दिया कि बाहर से कुछ लुटारों को मालिक लोगों ने बुलाया है, और वो इसलिए आए हैं वो कि क्या कर दे, खेती को, जो फसल था, जो कुछ पक्का खेती था, उसको तबाह करने के लिए आए, जिसके कारण से ये पता चला। तो उसके बाद सब ग्रामीण किसान लोग सब कुदाल लेके दौड़ पड़े, इसका ये पॉइंट था, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने भंडार को लूट लिया। तब उन्होंने अन्न भंडार, मतलब जो जहाँ दाना रखा होता है उसी को अन्न भंडार कहते हैं, उसको लूट लिया। लगान संबंधी दस्तावेज को जलाकर राख कर दिया। मतलब लगान संबंधी जो दस्तावेज था कि लगान इस टाइप से लेगा, उसको जला दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। अब कुलीन वर्ग क्या किया, जागीर छोड़कर उसको भाग गया। देखा कि अब आंदोलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो डर से भागना पड़ा उन लोगों को। तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण लेने लगे। अब वो लोग कहाँ जाने लगे, पड़ोसी देशों में जाके शरण लेने लगे। तो ये सब पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। फिर से हम स्टार्ट करते हैं फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र के बारे में, कि फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र कैसे आया, कब आया, ठीक है। तो 20 जून 1789 को वे लोग वार्षिया के एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। मतलब एक टेनिस कोर्ट था, वहाँ सब एक जमा हुए और नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, ठीक है, कि यह नेशनल क्या होगा, असेंबली होगा, ठीक है। और
उसके बाद अगला पॉइंट है अपनी विद्रोह प्रजा, अपनी विद्रोह जो प्रजा थी जो विद्रोह किया था, विद्रोह प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके लुईस 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि फ्रांस में नेशनल असेंबली को मान्यता किसने दिया था, तो लुईस 16वां ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने करों और कर्तव्यों और बंधनों वाली समानता व्यवस्था उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 4 अगस्त 1789 में करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली समानता व्यवस्था को उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1791 में फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। तो फ्रांस में 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का क्या पड़ा, नींव पड़ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछे कि संवैधानिक राजतंत्र फ्रांस में कब इसका नींव पड़ा, तो 1791 में, 1791 में इसका नींव पड़ा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल असेंबली का उद्देश्य। तो नेशनल असेंबली का उद्देश्य क्या था, ठीक है, नेशनल असेंबली का उद्देश्य क्या था, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो नेशनल असेंबली का उद्देश्य क्या था, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि नेशनल असेंबली का उद्देश्य क्या था, निम्नलिखित में से है, तो क्या कहेगा, सम्राट की शक्तियों को क्या करना, सीमित करना, कि सम्राट की शक्ति सीमित रहे, ज्यादा नहीं रहे। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने के बजाय अब इन शक्तियों को अलग अलग संस्थाओं में बांट दिया गया। मतलब जो शक्तियां थी उन सबको क्या किया गया, अलग अलग संस्थाओं में बांट दिया गया। तो उसके बाद सम्राट के हाथ में अकेला शक्ति नहीं रह गया, तो अलग अलग हर तरह का लोग को चुना गया कि आप इस शक्ति के मालिक हैं, आप ये इस पर कानून बना सकते हैं, आप इस पर कानून बना सकते हैं, इस टाइप की बात है। ठीक है, जैसे विधायिका एक पार्ट हो गया, विधायिका बना दिया गया, कार्यपालिका बना दिया और न्यायपालिका बना दिया। ठीक है, विधायिका कोई चीज बनाएगा, कार्यपालिका उस पर काम करेगा, न्यायपालिका उस पर क्या करेगा, न्याय करेगा। तो यही 3 चीज, मतलब इसी तरीका से सारे शक्तियों को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। सन 1791 में कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। तो कानून बनाने का अधिकार फ्रांस में कब सौंपा गया, 1791 में सौंप दिया गया। ठीक है, उसके बाद है नए संविधान के अनुसार, जो संविधान बयान आया था असेंबली, उसके अनुसार कुछ बातों को लिखा गया है उस संविधान में कि मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिक को मिला। जो सक्रिय नागरिक कौन थे, पुरुष को मिला था। किसको मिला था, मतदान का अधिकार पुरुष को मिला था। जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक हो उनको मतदान मिला था अधिकार। और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, उसको मतदान देने का अधिकार मिला था। महिलाओं एवं अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा जाता था। जो ये बाकी था उसको निष्क्रिय नागरिक का मतलब होता है जिसे कानून या किसी चीज के बारे में मालूम नहीं हो। ठीक है, इसके बारे में मालूम नहीं, उसी को निष्क्रिय नागरिक कहा जाता है। राजा की शक्तियों को विधायिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। तो जो भी राजा का शक्ति था, पावर था, उसको 3 जगह ये लोग बांट दिया, एक विधायिका को, एक कार्यपालिका को और एक न्यायपालिका में विभाजित कर एवं हस्तांतरित कर दिया गया, बांट दिया गया। ठीक है, उसके बाद है राजनीतिक प्रतीकों के मायने। मतलब कुछ प्रतीक था, उसका मतलब क्या था उस समय, उस प्रतीक के मायने को समझिए। 18वीं शताब्दी में ज्यादातर पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का
प्रसार करने के लिए छुपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों और प्रतीक का उपयोग किया जाता था। तो पहला था क्या? प्रतीक टूटी हुई जंजीर। टूटी हुई क्या है? जंजीर है। टूटी हुई जंजीर, टूटी हुई जंजीर है। टूटी हुई जंजीर। दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग किया जाता था। मतलब वहाँ का जो दास था उसको जंजीर में बांधा जाता था। और टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक था। अगर हथकड़ी टूटा हुआ है तो उसका मतलब था कि वो लोग आज़ाद हो गए। वो लोग क्या हो गए? आज़ादी उन लोग को मिल गई। तो टूटी हुई इंजीर का मतलब यही होता है। उसके बाद है छोड़ो गट्ठर। छड़ों का गट्ठर, छड़ों का गट्ठर। इसका प्रतीक क्या था? छड़ों का गट्ठर का प्रतीक था, 1 मिनट बताते हैं आप लोग को। छड़ों का गट्ठर का प्रतीक था गट्ठरों, छड़ों का गट्ठर का प्रतीक था अकेले छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है। मतलब अगर कोई अकेला छड़ है तो उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर पूरे गट्ठर को पूरे गट्ठर को नहीं, एकता में ही बल है का प्रतीक था। मतलब छड़, अगर आप जैसे एक छड़ को आसानी से आप मोड़ सकते हैं, ठीक, और उसका लेकिन अगर उसी में अगर 5-10 छड़ लगा दें तो आप उसको नहीं मोड़ पाएगा, ना ही तोड़ पाएगा। ठीक है, तो छड़ों का गट्ठर का मतलब यही होता है कि मजबूती क्या है, अगर एकता में रहोगे तो मजबूत रहोगे, ये मतलब था इसका। और उसके बाद अगला क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज अगला है त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखरती आंख का मतलब है स्वरदर्शी आंख। स्वरदर्शी आंख का प्रतीक है सूरज की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती है। मतलब सूरज की किरणें जो होती है वह अंधेरों को क्या कर देती है? मिटा देती है। इस त्रिभुज के अंदर रोशनी का बिखेरती आंख का प्रतीक है ये। उसके बाद है राजदंड। क्या है? राजदंड है। तो राजदंड का प्रतीक क्या है? शाही सत्ता का प्रतीक। कौन सा पत्ता? शाही, शाही खानदानी सत्ता का क्या था? प्रतीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप का मतलब होता है समानता का प्रतीक। समानता का प्रतीक, समानता का प्रतीक अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। यही था अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप। अगर ये प्रतीक आता है तो आप उसका मतलब लिख दीजिएगा। जैसे मान लो टूटी हुई जंजीर का प्रतीक पूछे तो आप लिख दीजिएगा दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग किया जाता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आजादी का प्रतीक है। तो 4 प्रतीक है। क्या प्रतीक है? 4 प्रतीक है। चारों प्रतीक को अच्छा से आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है उसके बाद नेक्स्ट है आतंक राज। आतंक राज है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आतंक राज। तो आतंक राज का मतलब आप लोग समझिएगा कि आतंक राज टॉपिक का नाम क्या है, मतलब क्या है। सन 1794 में के काल में आतंक का युग कहा जाता है। अगर बोले 1793 से 1793 से 1794 को कौन सा युग कहा जाता है? तो कहिएगा आतंक राज। कौन सा राज? आतंक राज कहा जाता है फ्रांस में। इस समय रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। दंड की सख्त नीति कौन अपनाता है? रोबेस्पियर। ठीक है, तो इसका नीति क्या था, दंड क्या था, उसको हम लोग पढ़ते हैं। इस नीति के तहत गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, शत्रु मतलब दुश्मन थे, जैसे कुलीन वर्ग था, पादरी था और अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य जो उनके काम से सहमत नहीं थे, मतलब जो रोबेस्पियर के काम से सहमत नहीं था, सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, इन सब को गिरफ्तार करके कहाँ डाल दिया जाएगा? जेल में डाल दिया जाएगा।
दूसरा पॉइंट क्या है कि एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, जिसको गिरफ्तार किया जाएगा उसको क्रांति न्यायालय द्वारा एक मुकदमा चला जाएगा। यदि वह दोषी पाते हैं तो, वह क्या पाते हैं, दोषी पाते हैं तो गिलेटिन, किस पर, गिलेटिन पर चढ़ाकर सिर कलम कर दिया जाता है। सिर क्या कर दिया जाता था, कलम कर दिया जाता था। अगला पॉइंट क्या है, मतलब जो दोषी न्यायालय द्वारा उसको दोषी ठहराया जाता था, उसको गिलोटिन पर ले जा करके उसका सर क्या कर दिया जाता था, कलम कर दिया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट ये है, किसान ने अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय की गई कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया जाता था। मतलब किसान जो अनाज ले जाते थे शहर में बेचने के लिए, तो वह सरकार जो दाम तय करती थी उसी दाम पर इन लोगों को, किसान लोग को बाध्य किया जाता था कि आप इसी दाम पर बेचिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है रेबियस्पियर। रेबियस्पियर अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उनके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1994 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया। न्यायालय द्वारा उसे क्या ठहराया गया, उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया। अगले दिन कहाँ चढ़ा दिया गया, गिलेटिन पर उसे चढ़ा दिया गया। याद रखिए, उसकी कहाँ दिया गया, अगले ही दिन गिलेटिन पर उसे चढ़ा दिया गया। कहाँ, गिलेटिन पर, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है अगला पॉइंट है, गिलेटिन का क्या अर्थ होता है। गिलेटिन का क्या अर्थ होता है, तो गिलेटिन का अर्थ होता है, गिलेटिन का क्या अर्थ होता है, तो गिलेटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे, क्या, लटकते आरे वाली मशीन था। कैसा मशीन था, आरे वाली मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इसी मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर पड़ा, डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। तो पहले अगर गिलोटिन क्या है उसका मतलब अगर पूछे तो आप यही चीज लिखिएगा, गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते और आरे वाली मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। और अगर पूछे गिलोटिन जो है, गिलोटिन का नाम इस पर क्या, गिलोटिन इसका नाम क्यों पड़ा, तो इसका गिलोटिन नाम इसलिए पड़ा, जो आविष्कार किया था उसका नाम था डॉक्टर गिलोटिन। क्या नाम था, डॉक्टर गिलोटिन नाम था, ठीक है, आविष्कारक का नाम है, तो इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया इस मशीन का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। तो डायरेक्टरी शासन फ्रांस का मतलब क्या है कि रोबेस्पियर के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्य वर्ग के समर्पण लोगों के पास आ गया। किसके पास आ गया, समर्पण लोगों के पास आ गया, मध्य वर्ग के जो लोग थे उनके पास शासन आ गया। उन्होंने 5 सदस्यों वाली, कितने सदस्यों वाले, 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया, जो फ्रांस शासन देखती थी। वो जो क्या देखती थी, फ्रांस का शासन देखती थी। लेकिन अक्सर विधान परिषद से उनकी हितों का टकराव होता था। तो अब ये जो डायरेक्टरी था, कार्यपालिका डायरेक्टरी, तो उसका जो टकराव होता था विधान परिषद से उनके हितों का, विधान परिषद के जो लोग थे उनके से इनका टकराव होता था। इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया। नेपोलियन बोनापार्ट ने इसका फायदा उठाया। जब टकराव होता था तो नेपोलियन बोनापार्ट ने इसका फायदा उठाया और उसने 1799 में डायरेक्टरी को खत्म कर दिया और 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। 1804 में कौन सम्राट बना, नेपोलियन बोनापार्ट। तो ऑब्जेक्टिव में अगर आए इस टाइप से क्वेश्चन कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था, 1804 में। या फिर क्वेश्चन में यह आए कि फ्रांस का
डायरेक्टरी को कब समाप्त किया गया? तो 1799 में। कौन समाप्त किया? तो इसका फायदा कौन उठाया था? नेपोलियन बोनापार्ट उठाया था। ओके। उसके बाद है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। किसके बारे में? नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में है। तो उसके बारे में कुछ पॉइंट है। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। 1804 में ये अपने आप को क्या घोषित कर देता है? फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है। उन्होंने पड़ोसी यूरोप देशों से, उन्होंने पड़ोसी जो यूरोप देश था उनका को जीतने के लिए राजवंशों को दूर करने और राज्यों का निर्माण करने के लिए निर्धारित किया, जहां उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को रखा था। तो वह यूरोपीय देश को भी जीतने के लिए राजवंशों को दूर करने और राज्य का निर्माण करने के लिए निर्धारित किया, जहां उन्होंने अपने परिवार के सदस्य को रखा। तो इन सब जगह वो क्या किया? सबको हटा के अपने परिवार के सदस्य को रख दिया। ठीक है, कि यूरोप को भी जीता जाए, पड़ोसी दोस्त था उसको भी जीता जाए, और अपना शासन प्रणाली चलता रहे, सम्राट हम रहे फ्रांस का। उन्होंने यूरोप के आधुनिकीकरणकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाई। किसके रूप में? किसके रूप में अपना भूमिका निभाया? आधुनिककर्ता के रूप में। आधुनिकीकरणकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाई। तो अगर क्वेश्चन पूछने फ्रांस में कौन सम्राट था जो आधुनिकीकरणकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाई? तो नेपोलियन। कौन था? नेपोलियन था। याद रखिएगा ये चीज। अंत 1815 में वाट रूल ने पराजित कर दिया। लेकिन 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को कौन हरा देता है? कौन? तो वाटरलू हरा देता है, इसको पराजित कर देता है। ठीक है। और अब नेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? तो महिलाओं के लिए भी क्रांति हुआ था कि नहीं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। फ्रांस में तो महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधि में शामिल हुआ करती थी। मतलब कि महिलाएं जो थी अहम परिवर्तन, फ्रांस समाज में परिवर्तन लाने के लिए गतिविधि में क्या शामिल थी। ज्यादातर महिलाएं जो थी जीविका का निर्वाह करती के लिए काम करती थी। वैसे वे सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, हजारों फसल, फूल, सब्जियां बेचती थी। यह सब काम किसका था? महिलाओं का था। ये याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, महिलाएं ज्यादातर पास पढ़ाई लिखाई के मौके नहीं थे। मतलब फ्रांस में जो है महिलाओं को पढ़ाई लिखाई का क्या था? मौका नहीं दिया जाता था। ठीक है, महिलाओं को पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं दिया जाता था फ्रांस में। यह मौके केवल कुलीन की लड़कियों, मतलब वहाँ का जो कुलीन वर्ग था, आप लोग को बताए थे कुलीन वर्ग के बारे में। कुलीन वर्ग जो था उन लोगों को ही सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए मौका दिया जाता था, अथवा धनी परिवर्तन लड़कियों की, मतलब धनी परिवारों की लड़कियों को के पास, मतलब जिसके जो घर बड़ा था, पैसा के मामले में पैसा उसके पास ज्यादा था, तो उन घर के लड़कियों को जो है पढ़ने का मौका दिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। जब महिलाएं बड़ी हो जाती थी तो उन लोगों का शादी कर दिया जाता था। महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण करना होता था। और फ्रांस में क्या होता था? महिलाओं को पालन पोषण करना होता था, जैसे खाना पकाना, पानी, लगान, लाइन लगाकर पावरोटी लाना, बच्चों को देख रेख करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी, और उन लोग जो काम करते थे मजदूरी भी उन लोगों का क्या था? कम था। और आप लोग अभी पढ़े हैं कि उनका काम क्या था? घर में खाना पकाना, लाइन में पावरोटी लाना लगकर, बच्चों को देख रेख करना, ये सब काम था उन लोगों का। ठीक है। और वो लोग कहीं अगर मजदूरी भी करती थी तो पुरुष की तुलना में उसका जो है पैसा क्या ज्यादा दिया जाता था? कम दिया जाता था। ठीक। उसके बाद है, उनकी प्रमुख मांगों में यह थी कि, मतलब उन महिलाओं का प्रमुख मांग यह था कि महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। महिलाओं को क्या हो? राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो।
महिलाओं को क्या होना चाहिए? पुरुष महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होनी चाहिए। इन लोगों का ये मांग था कि उनकी प्रमुख मांग ये थी कि महिलाओं को पुरुष के राजनीतिक अधिकार प्राप्त होनी चाहिए, ये चीज था। नेक्स्ट पॉइंट के हम लोग बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक महिलाएं से रिलेटेड है कि महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम। मतलब महिलाओं के अंदर भी जीवन के अंदर उन लोगों को सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम। जब क्रांतिकारी हुआ तो उसके बाद कुछ कदम महिलाओं के लिए भी फ्रांस में उठाया गया था। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि महिलाओं को के जीवन में सुधार लाने के लिए फ्रांस में क्या क्या कदम उठाए गए, तो वो यही सब कदम है। उसको एक बार देख लेते हैं आप लोग और याद हो जाएगा। क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन को सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। ठीक है, तो इसका मतलब क्रांतिकारी सरकार जो बना था वो महिलाओं के लिए सुधार लाने के लिए कुछ कानून लेकर आए। ठीक, सरकारी विद्यालय की स्थापना की, साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूल शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। मतलब विद्यालय बनाया, उसके बाद लड़कियों के लिए भी स्कूल शिक्षा के लिए अनिवार्य कर दिया कि नहीं, लड़कियां लोग भी अब पढ़ने जा सकती, उसको कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। दूसरा है, अब पिता उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बातें नहीं कर सकते। मतलब अब पिता जो है उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बातें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब तक महिलाएं नहीं बोलेंगी हाँ मेरी शादी कर दीजिए, तब तक उनकी शादी नहीं की जा सकती। ठीक है, एक और दूसरा क्या है कि अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। महिलाओं को अब प्रशिक्षण लेने का भी मौका मिला। कलाकार अगर बनना है तो कलाकार बन सकते थे। छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी, मतलब कुछ भी दुकान वकान जो भी है ये सब भी चला सकती थी। उसके बाद अगला क्या है, मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन। मतलब मताधिकार मतलब वोट देने का और समान वेतन मिलने का भी अधिकार महिला आंदोलन अगली सदी में अनेक देशों में चलता रहा। और इस मताधिकार देने का और समान वेतन देने का जो था आंदोलन, ये अनेक देशों में भी यह चलता रहा। ठीक है, अगला है अंततः सन 1946 में फ्रांस महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। तो फ्रांस महिलाओं को कब 1946 में मताधिकार हासिल प्राप्त हो गया, वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार देने का हासिल कब हुआ, वोट देने का हासिल कब हुआ, तो 1946 में। 1946 में, ये चीज जरूर याद रखिएगा। कब होगा था? 1946 में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा महिलाओं को जीवन में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम कहाँ? फ्रांस में। तो यही सब कदम थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है थोड़ा सा जूम कर देते हैं। नेक्स्ट है कि दास प्रथा का उन्मूलन। मतलब दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, शुरू कहाँ से हुआ था और खत्म कहाँ हुआ? दास प्रथा का उन्मूलन। तो दास प्रथा का उन्मूलन है, दास व्यापार 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ। मतलब दास प्रथा कब से शुरू हुआ था? 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। फ्रांस सौदागर बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे। मतलब फ्रांसीसी सौदागर जो थे बंदरगाह से, मतलब समुद्र के किनारे में होता है वो जहाँ जहाज लगता है उसी को बंदरगाह कहते हैं। तो सब सौदागर अफ्रीका से तट पर जहाज ले जाते थे, जहाँ वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दास क्या करते थे? वो लोग खरीदते थे, मतलब औरतों को खरीदते थे, उनको अपने साथ ले जाते थे। दासों को हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देश तक 3 महीने लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था। मतलब वो लोग जो कहाँ से? अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक ले जाता था। 3 महीना तक समुद्री यात्रा वो लोग करते थे, उन लोगों को वहां ले जाया जाता था। मतलब
जैसे वहां से खरीदा, बंदरगाह, फ्रांसीसी सौदागर बंदरगाह से खरीदा और उसके बाद कहाँ, कैरिबियम तक, महासागर तक ले जाता था 3 महीना। वहां वहां उन्हें बगान मालिकों को बेच दिया जाता, मतलब वहां का जो बगान मालिक था उन्हें वो क्या किया जाता था, बेच दिया जाता था। बोर्दो और नान्ते जैसे बंदरगाह, ये बंदरगाह का नाम है, बोर्दो और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समुद्री नगर बन गए। मतलब इसी कारण वो क्या, समुद्र नगर बन गए। 18वीं शताब्दी में फ्रांस दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई। मतलब 18वीं शताब्दी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके बाद 1 मिनट इसमें और होगा शायद, और ज्यादा निंदा नहीं हुई थी, यहाँ तक पढ़ लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, लेकिन सन 1974 सन 1994 में, सॉरी 1794 में 1794 में, लेकिन सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों के में सभी देशों की मुक्ति कानून पारित कर दिया। मतलब 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी देशों को मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया कि सभी अब क्या है, मुक्त हैं। इस चीज का कानून पास कर दिया। यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा, लेकिन यह कानून जो लागू हुआ था एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा था। उसके 10 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। मतलब 10 साल के बाद, 10 साल के बाद नेपोलियन क्या किया था, फिर से यह दास प्रथा शुरू कर दिया था। कौन, नेपोलियन। कौन किया था, नेपोलियन ने कर दिया था। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा, मतलब फ्रांस उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा जो खत्म हुआ था, कब हुआ था इसका खत्म, 1848 में। कब, और 1848 में। अगर क्वेश्चन आए कि फ्रांस में, कहा, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन खत्म कब किया था, कम पूरी तरीका से, तो 1848 में। 1848 में। ये ऑब्जेक्टिव जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्रांतिकारी और रोजाना की जिंदगी। मतलब क्रांतिकारी और रोजाना की जिंदगी कैसी थी फ्रांस में। 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस और पुरुष, महिलाएं एवं बच्चों के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन आए। तो 1789 के क्रांति के बाद बच्चों, महिलाओं और वहां के पुरुष में बहुत ज्यादा क्या आया, परिवर्तन आया। क्या आया, चेंजिंग आया। क्रांतिकारी सरकार ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी उतारने का प्रयास किया। मतलब वहां का जो क्रांतिकारी सरकार जो था वह कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रता, मतलब तुम लोग अपने आप में स्वतंत्र हो, समानता, सबके अंदर सब एक दूसरे समान है, कि रोजाना जिंदगी में उतारने का क्या किया था, प्रयास किया था। फ्रांस के शहरों में अखबारों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक पहुंच गया। मतलब वहां जब पेपर आ गया था तो यह सब चीज के बारे में जो है गांव देहात तक सब कुछ क्या हुआ, तुरंत पहुंच गया। उसके अंदर फ्रांस की घट रही घटनाओं और परिवर्तन का ब्यौरा और उनकी टिप्पणी होती थी। मतलब वो जो पेपर होता था, तस्वीर छप के जाता था, तो उसके अंदर क्या था, फ्रांस के अंदर जो घटना घटा था वही चीज, उसी के बारे में लिखा होता था या चित्र में दिखाया जाता था, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्रांतिकारी रोजाना जिंदगी के बाद 1789 के बाद कैसा परिवर्तन था, ये सब चीज आप लिख सकते हैं उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये चैप्टर आप लोगों का हो गया कंप्लीट, चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का।
फ्रांस में क्रांति जो था हिस्ट्री का। तो आप लोग अच्छा से पूरा कंप्लीट देखिएगा और नोट्स भी अच्छा से बनाइएगा, ठीक। नोट्स बना के इसको याद रखिएगा, बहुत आप लोगों को फ़ायदा होगा। और चैप्टर वाइज हम बोले हैं, चैप्टर वाइज आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चैप्टर वाइज आता रहेगा हमेशा, ठीक है। और आप लोग पूरा देखिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर, और कुछ कमी है तो उसके बारे में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ मेरी कोचिंग के सभी स्टूडेंट, लड़का लड़कियों को थैंक यू। आप लोग देखिएगा अच्छे से और फिर बताइएगा हमको कोचिंग में। केपीएस कोसी पब्लिक कोसी कोचिंग सेंटर। थैंक यू।